सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी दिखा रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है और आज भी ऑल टाइम एक रिकॉर्ड देखा गया है जहां आज स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया है और नई तारीख रकम होते हम हर गुजरते दिन के साथ देख रहे हैं। आज नया हफ्ता नई बुलंदियों के साथ शुरू हुआ है और एक मौका ऐसा भी आया था कि ये इंडेक्स 63,000 के करीब पहुंच गया था, 62,900 की सतह भी अबूर कर गया था, लेकिन फिर उसके बाद ये 62,000 और तकरीबन 500 के पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेडर्स कितना खुश हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। कफील, बताइएगा इस वक्त मार्केट में ये जो एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है, इसकी वजूहात क्या है? आज हफ्ते का पहला रोज है, बड़ी जबरदस्त तेजी देखने में आई है, इसका मतलब ये हफ्ता भी आगे की तरफ लेकर जाएगा? देखिए, सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है और रोज जो है वो एक मार्केट में रिकॉर्ड बन रहा है। आज भी जो है वो ट्रेडिंग के दौरान बल्कि आगाज पर ये मार्केट जो है 62,000 का जो लेवल था वो मार्केट अबूर करने में कामयाब रही है और एक मौके पर जो है वो 62,912 पॉइंट का मार्केट ने हाई भी बनाया है। तो एंड जो वो 801 पॉइंट इजाफे के बाद 62,493 पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। तकरीबन कोई 72,000 करोड़ हिस्से का जो है मार्केट में कारोबार हुआ है, 21 अरब रुपए माली। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सरमाएकार खासे जो है वो एतमाद दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि जो ओवरऑल इनमें जो है वो सरमाएकारी जिसकी की गई नवंबर के अंदर बहुत बड़ा नंबर है 2017 के बाद से अब तक, और तकरीबन $35 मिलियन की जो है वो खरीदारी हुई है और तमाम फाउंड बायर्स ने जो है वो की है। तो इसलिए आज के साथ पॉजिटिव है। डिस्काउंट रेट में मुमकिन कमी का इम्कान है 12 दिसंबर का मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, वो भी एक वजह जो है वो बन रही है। दूसरी वजह ये है कि जो मालियाती कंपनी के नताइज हैं वो खासी जो है वो अच्छे रहे हैं कंपनीज के, उसके बाद मार्केट में जो है वो तेजी का रुझान है। और जो माहिरीन से हमारी बात हुई है तजज़ियाकार का यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिन भी जो है वो नए रिकॉर्ड जो है वो मार्केट देखेगी और 63 और उसके बाद 64,000 का जो लेवल है वो मार्केट पूरा करने में कामयाब रहती है। और कफील ये बताएगा, अगर ये डिस्काउंट रेट कम नहीं होता 12 तारीख को, कोई अच्छी खबर अगर इन केस नहीं आती मार्केट के लिए, तो मार्केट की ये तेज़ी उसके बावजूद भी जारी रहेगी? एक नया सरमायाकार आ रहा है, उसका ट्रस्ट है इस पॉजिटिव रुझान पर, या फिर ये यहीं पर रुक सकती है या रिवर्स बैक भी हो सकती है? देखिए, इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े से गैस प्राइस के बाद ऊपर आए हैं, जिसके बायस जो तकरीबन कोई बड़ी तादाद में जो माहिरीन है वो तो यही कहते हैं कि अनचेंज जो है वो रह सकता है डिस्काउंट रेट के अंदर और शरह सूद में जो है वो कमी का इम्कान शायद नहीं है। लेकिन एक तरफ जाने जो है वो सरमाकर इस फिर भी तवक्का रखते हैं कि मार्केट में जो है वो कुछ कमी 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। तो अब देख लें कितनी कमी होती है। ऐसे कि IMF मौजूद है पाकिस्तान में और चीज़ें जो है वो चल रही है एक्सपेरिमेंट के हवाले से। तो अब लेकिन अब देख लें किस तरह जो है वो सस्टेन करती है। तो हम जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव है और सरमाकर खासे पूरे एतमाद है कि जो तकरीबन जो हदें हैं 62,000 की, 63,000 की और फिर 64,000 की वो मार्केट दूर करने में कामयाब रहेगी। उसमें जो है वो पर्टिकुलर अगर हम बात कर लें तो पावर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है और जो है वो ऑटो सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि चूंकि चंद सेक्टर्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए एक ऑल टाइम को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 63,000 तक आज ये इंडेक्स गया, 62,912 तक पहुंचा और अब यकीनी तौर पर कल ये 63,000 की हद को भी अबूर कर जाएगा। इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं आबिद अली हबीब साहब, साबिक डायरेक्टर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि 12 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट का ऐलान होने जा रहा है, उसका कितना इफेक्ट इस मार्केट पर होगा? अभी हम तेजी देख रहे हैं, रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये रिकॉर्ड बनने का सिलसिला अभी इस साल जारी रहेगा, अगले साल भी कंटिन्यू करेगा? ये स्टेबिलिटी कब तक आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह मार्केट जिस मोमेंटम पे चल रही है और जिस तेजी से बढ़ रही है, आपने देखा पिछले 3-4 महीनों की परफॉर्मेंस, और बल्कि इस महीने हमने फॉरेनर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी है। $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 6 साल के बाद मंथ टू मंथ बेसिस पे अगर हर महीने की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अब नवंबर के महीने में $30 मिलियन का फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। ये शो कर रहा है कि मार्केट में जो है कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है इन्वेस्टर्स का, फॉरेनर्स भी मार्केट में एक्टिव हो गए हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जब से चेंज होना शुरू हुए, मार्केट का परसेप्शन चेंज हुआ, करेंसी स्टेबलाइज हुई, बड़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। वो शो कर रही है कि स्टॉक मार्केट में न सिर्फ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ गई है बल्कि लोकल एक्टिव हो गए हैं। और ये जिस तरह आपने कहा, ये मोमेंटम ऐसा नजर आता है कि 2024 जो है वो
साल के बाद ये मुझे लगता है यही कि बेहतरीन साल होगा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जिस तरह से ट्रेजरी बिल्स की यील्ड्स कम हो रही हैं और जो पॉलिसी रेट है जो 12 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें भी चाहे वो कम हो कि ना हो, जो यील्ड्स कम हो गई हैं और वो यील्ड्स कम होने से जो बेतहाशा पैसा जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगा हुआ है वो डाइवर्ट हो सकता है इक्विटी मार्केट में। और इक्विटी मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी वैल्यू वाइज मार्केट में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अभी साहब जो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी हम इस वक्त देख रहे हैं ये चंद सेक्टर्स की हद तक महदूद है या फिर ये ओवरऑल तमाम सेक्टर्स इस वक्त बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं? ये तमाम शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं या ये मखसूस सिर्फ ये पावर, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर तक ही ये पॉजिटिविटी महदूद है? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही नोटिस किया है कि ये तेजी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है और हर सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। पहले शुरू में ये था कि सर्कुलर डेट की वजह से जो है चीजें जो है एनर्जी स्टॉक्स में ही थी जो कि रिलेटेड थी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, स्वी नॉर्दर्न गैस कंपनीज वगैरह, वो भी सारी उसी वजह से रिलेटेड थी। लेकिन अब इस तरह का जो कॉन्फिडेंस नजर आया है और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर चलना शुरू हुआ, फिर सीमेंट सेक्टर चलना शुरू हुआ, अब दोबारा जो है वो एनर्जी सेक्टर फिर से चलना शुरू हुआ है। आज के दिन में ऑटो सेक्टर चलना शुरू हुआ, तो ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरह वो रीबैलेंसिंग फॉरेनर्स ने की, एमएससीआई की, और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड हमने तेजी देख रहे हैं। और यही चीज जो है अगर चलती रही तो जिस तरह आपने जिक्र किया 2024 का, तो 2024 में भी और जिस तरीके से यूएई में 25 बिलियन रुपीस के एमओई साइन हुए हैं, सऊदीया से एक्सपेक्टेड हैं, और ये सारी चीजें जो है मार्केट में माहौल बनाती हैं और इन्वेस्टर्स। लेकिन आबिद साहब इन सब चीज़ों के लिए तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूएशन भी बड़ी ज़रूरी है। अब हमें 2024 के स्टार्ट में ही अब इलेक्शन है पाकिस्तान में और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें नज़र आएगी, तो उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का क्या कोई इम्पैक्ट मार्केट पर क्रिएट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर अगर कोई नई इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कहीं कोई शिफ्ट आता है, कोई चेंज आता है, तो उसके कोई इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे मार्केट पर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट की बाद से मार्केट में और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई और मार्केट में हमने तेजी फिर से आना शुरू हो गई थी। और इसी तरह हमें यही लगता है कि इलेक्शन जब तक जो इलेक्शन होने हैं उस इलेक्शन से पहले की ये जो रैली है, प्री इलेक्शन रैली जिसको कहा जाता है, नॉर्मली ये हमेशा से हमने देखा है कि प्री इलेक्शन रैलीज जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं और उस हिसाब से बाइंग शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है और हर रोज हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई चीजें पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा आबिद साहब, ये मार्केट इस साल के अख्तिताम तक और फिर नए साल के आगाज पर कहां तक जा सकती है इंडेक्स में? सवाल मैं आपके सामने रखती रहेगा। एक स्टॉक एक्सचेंज रोजाना की बुनियाद पर एक नई तेजी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ नए इंडेक्स को छू रहा है और इस रिकॉर्ड बनने का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस साल के अख्तिताम तक ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है और जो पॉजिटिविटी है उसकी एक्सट्रीम क्या हो सकती है? आबिद साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो आबिद साहब, ये हम 31 दिसंबर तक क्या एक्सपेक्टेशन रखें? ये 70,000 की सतह को क्रॉस कर जाएगा? नया जो साल होगा आने वाला उसमें ये 1 लाख तक भी जा सकता है? और इसके फिर ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे अगर ये इस सतह तक जाता है? तो बिल्कुल जो है ना, जिस तरह से जो मोमेंटम सेट हुआ है और मार्केट में हमने देखा कि पिछले 2 महीनों में मार्केट कोई 15,000 पॉइंट बढ़ गई है और एक लेवल ऐसा था 45,000 का और 50,000 तक टच नहीं कर पा रही थी पिछले 2 साल से मार्केट। और जिस तरह से मार्केट ने इस दफा परफॉर्मेंस शो की है और 15,000 पॉइंट बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है और यही मोमेंटम जो है वो हमें नजर आ रहा है। और फर्दर हम जिस तरह भी नया टारगेट जो है वो हमने सेट किया है 70,000 का, इंशाल्लाह वो भी मार्केट अचीव कर लेगी। और जो जिस तरह की जो यूएई के जो ट्रिप पे जो हम गवर्नमेंट ने
और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद जाके पर्सनली वहाँ पे अपना फेस शो करके जो है उसकी पाकिस्तान उस लेवल पे कंपेन चली जा रही है, उससे यही लगता है कि चीजें जो वो सब पॉलिटिकल और जो हमारी टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है वो एक है। और ऐसा लगता है कि अब सऊदी अरब के जो ट्रिप हैं वो भी बड़े सक्सेसफुल होंगे और इसी उम्मीद पे मार्केटें जो है परसीव कर रही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आने वाला जो दौर होगा वो और ज़्यादा मजीद बेहतर होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद अली हबीब साहब साबिक डायरेक्टर के साथ मौजूद थे। और मार्केट बहुत अच्छी जा रही है लेकिन सनतकारों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस महंगी और फिर उसके बावजूद किल्लत से सनती सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं, कई बार अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख चुके हैं और सनतकारों ने अब एहतजाज के तौर पर आज कराची की तमाम सनतों को बंद भी कर दिया है। बहुत पहले ये तारीख बता दी गई थी, अल्टीमेटम दे दिया गया था। सनतकारों ने गैस टैरिफ में बेपनाह इजाफे को मुस्तरद करते हुए आज एहतजाजन कराची की तमाम सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद शेख साहब सदर हैं KCCI के मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे कि अब ये अभी तो एक दिन का एहतजाज हो रहा है, आने वाले हफ्तों में क्या सूरत हाल बनेगी, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज एक दिन के लिए जो आपने सनतें बंद की हैं इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पर आएगा, कितने फीसद आज नुकसान होने जा रहा है और फिर ये आगे आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, क्या स्ट्रेटजी है? ये सिलसिला हर हफ्ते एक दिन इसी तरह चलता रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आज तमाम सनतें, तमाम जोन, जितने भी जोन कराची में, सातों जोन के साथ साथ लसबेला, कोटरी और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया सिंध के और बलूचिस्तान के हैं, ये तमाम इंडस्ट्रियल एरिया आज बंद हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हैं। ये हमने जैसे कि ऐलान किया था कि एक दिन की टोकन स्ट्राइक होगी एक्सपोर्ट की, तो लिहाजा आज तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हैं और आज कोई किसी किस्म की कहीं एक्टिविटीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और तमाम जो एहतजाज कर रहे हैं हमारे साथ, सब हमारे साइड एसोसिएशन में आए थे आज दोपहर को, उन्होंने तमाम एहतजाज किया था इसके लिए। ये एक दिन की तो हड़ताल हो गई, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? ये इससे क्या कोई असर हुआ हुकूमत पर? क्या आपसे वो मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं? क्या आपके मुतालबात सुनने को तैयार हैं? इसका कोई फ़ायदा होता आपको नज़र आ रहा है? जी इंशाल्लाह ताला ये हमने एक देखे इत्तेहाद का एक मुजाहरा किया है तमाम इंडस्ट्रियल जोन ने, और हमने ये कोशिश की है कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए सिर्फ एक दिन बंद करके कि ये हम तो तमाम मुत्तहिद हैं और हमारा मुतालबा जो है इस गैस के मामले में बिल्कुल जेन्युइन है और तमाम एक ही पेज पर है, हमारे साथ बैठे। हमें उम्मीद है कि आइंदा कल परसों किसी दिन भी हमें काम बाला बुलाएंगे और हम उससे बैठ कर रीनेगोशिएट करेंगे जो प्राइसेस गैस की इन्होंने मुकर्रर की। और सर बुनियादी आपका मुतालबा है क्या? हुकूमत ने जो इस वक्त इंक्रीज़ किए प्राइसेस उसको वो कितना कम करे, जो पुरानी कीमत थी वहीं पर लाए, या कोई दरमियान की भी कोई ऐसा फिगर हो सकता है कि कोई वे आउट की सूरत हाल बने और ये मामला हल हो? थोड़ा आगे पीछे हटें, आप थोड़ा आगे बढ़ें, क्या होगा आगे? देखें हम ताजिर बरादरी हमेशा यही चाहती है कि पाकिस्तान की मईशत जो है ये चलती रहे, पहिया चलता रहे, इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे, और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि ये मईशत रुक जाए। पाकिस्तान की मईशत रुकेगी तो हमें पता है बहुत बड़ा एक नुकसान पाकिस्तान का होगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन तमाम चीज़ों को हम जानते हुए हमने ये कोशिश की। 1100 रुपये जो है ये प्राइस पहले थी, जिसे ओगरा ने 22% प्रॉफिट के साथ ऑल एक्सपेंसेस के साथ इन्होंने हमें 1350 रुपये ECC को लिख के दिया। अब ECC हमें वो 1350 रुपये में गैस मंजूर थी, लेकिन ECC ने उसे 2100 रुपये कर दिया और 2500 रुपये और 2400 रुपये भी ले गए। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर 130% प्राइस बढ़ा देंगे, एकदम प्राइस बढ़ाने के बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी? उसके बाद हम वायबल नहीं है कि हम मशीनें चला सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें, हम इवन के ये कारोबार को जारी रखना ही बाद में बहुत मुश्किल हो गया है। और उसको सामने रखते हुए हमने आम चीज़ों के सामने रखते हुए हमने जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, हमने कोशिश की, अखबारों में दिया, लेकिन हकाम बाला जो साहिब इख्तियार है उनके अलावा लोगों ने हमें, गवर्नमेंट के लोगों ने कांटेक्ट किया हमारी बॉडी को, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश यही जारी रही कि हम बातचीत से मसले को हल करें और ये नौबत ना आए जो आज आई है। तो इफ्तिखार साहब, इससे पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपना मुतालबा आप लोगों ने हुकूमत के सामने रखा। अभी 2 रोज़ पहले जावेद बलवानी साहब भी यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने वो ख़त भी दिखाया जो उन्होंने लिखा है वज़ीर तवानाई को। वो पूरी शीट उन्होंने दिखाई कि तमाम सेक्टर्स और तमाम सनतों के लोग आपके साथ मौजूद हैं और ये आपका इत्तेहाद बड़ा मजबूत है। एक नुक्ते पर आप लोग हम आवाज़ हैं, तो फिर हुकूमत आपकी बात अभी तक
सुन क्यों नहीं रही है? मानना तो वो बात की बात है, पहले तो सुनेंगे, बैठेंगे, फिर वो बात मानने की तरफ जाएगी, फिर आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये बात बन क्यों नहीं पा रही है बैठने की हद तक भी? देखिए, बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जमहूरी तरीके से हर काम करने की कोशिश की है। ये जो हुकाम बाला है ये समझती है कि जैसे कि सनतें जो है ये इस 1300-2100 पे चल जाएंगी, सनतें 2100 पे नहीं चलेंगी। ये हमने ये आज साबित कर दिया है, सबने इकट्ठे होकर ये साबित कर दिया है कि जी आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ नेगोशिएट करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप 1350 रुपये है कि हम 1350 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। हम आपकी बात सुनेंगे, आप हमें कायल करेंगे, हम आपको कायल करेंगे, और जो भी बेहतर रास्ता पाकिस्तान के लिए नज़र आएगा, इंडस्ट्री के लिए नज़र आएगा, उसको हम भी इख्तियार करेंगे। और हमारी मुतालबा ये भी होगा कि गवर्नमेंट भी उस पर हमदर्दाना और करे और हुकाम वाला बैठ कर हमारे साथ इस सिलसिले को रिजॉल्व करें। अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो एक पाकिस्तान में मईशत का पहिया एकदम जाम हो गया, एकदम मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे जो हम एज ए ताजिर। ये इस हफ्ते का आगाज तो आपने एहतजाज के साथ कर दिया, अब ये हफ्ता अगर खत्म होता है और इस दौरान भी मुज़ाकरात नहीं हो पाते तो फिर अगले हफ्ते भी ये 1 दिन बंदिश का सिलसिला जारी रहेगा, या फिर ये आपको ये दौरानिया बढ़ाएंगे 2 दिन या फिर 3 दिन पर आप इसको लेकर जाएंगे? जी, हमने अब यही फैसला किया था कि आज का ये इंशाल्लाह ताला ये हमारी पुरअमन हड़ताल जो है ये पहिया जाम हो जाए, तो उसके बाद हम 2-3 दिन के अंदर से तमाम जो इंडस्ट्री है फिर बैठेंगी और इसके बाद नया लाए अमल जो है गवर्नमेंट के आगे हमें क्या करना है। हमें 2 दिन हड़ताल करनी है, 3 दिन, यहाँ हो सकता है कि इन 2-4 दिनों में गवर्नमेंट हमारे साथ राब्ता कर ले तो वो मौका ही ना आए और वो हम उसको यहीं सेटल कर ले, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लॉन्ग टर्म हड़ताल पे भी जाएंगे, क्योंकि हम ये कारोबार कर ही नहीं सकते। देखिए ना, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि 3500 में आज नहीं तो कल हमें कारोबार बंद करना ही पड़ेगा, और हम ये चाहते हैं कि पहिया जाम ना हो और मईशत का पहिया चलता है। ये अगर आप कारोबार बंद करेंगे या 1 दिन की भी बंदिश होगी तो जो रोजाना उजरत पर काम करने वाला है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो उसका होगा, वो फिर अपने खर्चे कैसे पूरे करेगा? आप देख रहे हैं कि पहले महंगाई की सूरत हाल कितनी है, रोज उजरत पर काम करने वाले तो वैसे ही बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, एक आम मजदूर का फिर क्या होगा? देखिए, हम यही तो हम गवर्नमेंट को समझाना चाह रहे हैं कि देखें, इससे जनरेशन जो हुई है, ये एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन, जब हम छोटी सनतें बंद होंगी, एसएमई फौरन बंद हो जाएगी। एसएमई तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती, जैसे ही वो बंद होंगी अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होगा तो फिर हमारे हाथ से भी हर चीज़ निकल जाएगी। अभी तो हमने लेबर्स को अपना संभाला हुआ है और हमारी कोशिश है कि ये किसी तरीके से इनको कंपलसेट करके हम इस सिलसिले को चलाते रहें ताकि बेरोजगारी ना बढ़े, कोई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात पर कान नहीं धरे तो हम मजबूर हो जाएंगे, फिर हम मजबूरन ये काम करेंगे कि हमें तो एक सनत में ज़ाहिर है कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये अंदाज़न कितने लोग फिर इससे बेरोजगार हो सकते हैं अगर ये हुकूमत अपनी जगह डटी रहती है और आपसे बात नहीं करती? तो आने वाले दिनों में ये तो एक बड़ा बहरान पैदा हो सकता है बेरोजगारी का। कितने अंदाज़न लोग इस बहरान का शिकार? देखिए, बात ये है कि जो हमारी छोटी सनतें हैं उसमें लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, डेली वेजेस पे लाखों की तादाद में काम करते हैं सारे टाउन में, और आप लजबेला भी ले लें, कोटरी भी ले लें, नूरियाबाद भी ले लें, तो लाखों अफराद काम कर रहे हैं जो रोजाना अपनी रोजगार के लिए आते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम भी होते हैं। उसके अलावा देखिए, बात यह है कि जब मईशत का पहिया उस वक्त चलता रहता है तो इंडस्ट्री भी चलती रहती है और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही पहिया जाम कर देंगे तो आप समझते हैं कि लाखों अफराद इस मुल्क की शहर के बेरोजगार हो जाएंगे, और उस बेरोजगारी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, जिसकी हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद शेख साहब सदर KCCI हमारे साथ मौजूद थे। कराची की तमाम बंद हैं और अब देखते हैं कि हुकूमत कब इनके साथ मुज़ाकरात करती है, इनके मुतालबात को सुनती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कुछ अहम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमाकारी की शराइत पर अब इत्तेफाक हो चुका है और इस सिलसिले में निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने भी खलीज ताउन काउंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार दे दिया है। अब GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ ये पहला तिजारती सरमाकारी का मुआहदा होगा। इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही IMF टेक्निकी टीम अब मज़ीद 1 हफ़्ता पाकिस्तान में ही रुकेगी। यहाँ पर क़याम के दौरान जो तमाम मामलात हैं उनके अब वो फाइनल हो चुके हैं। 14 दिसंबर तक का
उनका शेड्यूल भी सामने आ चुका है, लेकिन 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस इसमें शामिल नहीं है। अब इम्कान जाहिर किया गया था कि 7 दिसंबर तक पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलनी है। चूंकि 15 नवंबर को ये तमाम मामला तय पा गए थे, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया था, तो अब अगले 2 रोज़ में पाकिस्तान को एक किस्त मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नासिर अली शाह बुखारी साहब चेयरमैन है KSB ग्रुप के, माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा होने जा रहा है, ये अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? अभी हमने देखा UAE से 20 से 25 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ, फिर ये मुआहदा, फिर मजीद 2-3 ममालिक के साथ SIFC के थ्रू जो सरमायाकारी आनी है, ओवरऑल अगले 3-4-5 माह में पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर होती है, आप देख रहे हैं? जी, ये देखें, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं वो उसकी ज़रूरत इसलिए तमाम ममालिक में यूँ महसूस किया गया है कि जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसके बड़े चैलेंजेस हैं, और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत वो जो एक अल्टरनेटिव जुडिशल सिस्टम है जिसके ज़रिए कि वो अगर कोई इसी नौयत का भी इशू क्रिएट हो जिसमें कोई जजमेंट चाहिए, तो वो उसके लिए एक पाकिस्तान से बाहर एक जो है सिस्टम को कायम कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब से बराक गोल्ड और पाकिस्तान स्टील मिल के वाक़यात हुए हैं, जिसमें जुडिशरी की तरफ से जो जजमेंट्स आई हैं, वो इंटरनेशनली जो है उनको बहुत ही पुअर व्यू किया जाता है। इसलिए सऊदी अरेबिया का ये इंसिस्टेंस था काफ़ी अरसे से कि जी आप हमारे साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट करें, उसमें जो फैसला हो वो बाहर की जो इधर ICC की या दूसरी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस हैं उनके तहत जो है ये मुआहदा किया जाए। और ये पाकिस्तान ने और जो इस सिलसिले में जो बराक गोल्ड के साथ मुआहदा किया गया था उसमें भी इस शर्त को मान लिया था। तो ये तमाम जितने भी खलीजी ममालिक हैं ये सब जो है ये बायलैटरल एग्रीमेंट चाहते हैं पाकिस्तान से। अच्छा। और जब पाकिस्तान ने उनको ये गो अहेड दी है, और ख़ासतौर पे जब से ये SIFC ने एक मुश्तरका कोशिश की, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो आर्मी है, सब ने मिलकर काम किया। और मैं उनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि SIFC जो है उसके रिजल्ट जो है वो बहुत तेजी से अब नजर आना शुरू हो गए हैं। और उस वक्त जब ये कहा गया था कि $75 बिलियन की हमें जो है उम्मीद है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि बस कल सुबह से जो है ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे जी। और उस पर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए कि जी ये पैसे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो चाहिए, जो लीगल भी है और जिसके लिए जो है बड़ी एक कोशिश की जाती है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है उसकी एक नुमाइंदगी, और नाज़िर हम देख रहे हैं जैसे बहुत ही स्मूथ तरीके से ये काम हो रहा है। और अब ये जो मुआहदा हुआ, आप ये GCC ने पिछले 15 साल में किसी मुल्क के साथ सरमायाकारी का कोई मुआहदा किया ही नहीं, तो पाकिस्तान के इन मौशी हालात में ये कितना फ़ायदेमंद है, कितनी अहमियत का हामिल है। और 19 साल से फिर ये ज़ेर इल्तवा था जो कि अब इस दौर में हो चुका है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा देने जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम गलत बात इस तरह से जो है फैलाते हैं कि जी मुआहदा नहीं किया गया। इससे पहले आपको पता है कि $75 बिलियन का इंडिया के साथ जो है सऊदी अरेबिया ने मुआहदा किया। UAE ने जो है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट का मुआहदा हिंदुस्तान के साथ किया। तो हमें गलत बात जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। बात ये है कि ये एज ए GCC उन्होंने जो है सब ने एक मुआहदा शायद ना किया हो, लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो सब अपने अपने तौर पर कर रहे हो। मान भी वो कंट्री टू कंट्री हो रहे थे, लेकिन वो GCC के प्लेटफॉर्म से वो नहीं हो रहे थे। जी हाँ, लेकिन ये इस दफा ये सही है कि पहली दफा GCC के प्लेटफॉर्म से जो है एक किया जा रहा है, क्योंकि आपको अंदाजा है कि GCC जो है वो अब अपनी डिसीजन मेकिंग उसी तरह से करना शुरू कर चाहती है जिस तरह से EU के अंदर जो है उनके मामला तय किए जाते हैं कि EU की अपनी रेगुलेशन बनाई जाए। तो दुनिया एक जो है इस तरफ जा रही है कि तमाम ममालिक जो है उसमें उन्होंने वीज़े भी ख़त्म करने की बात की है कि अब अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप GCC में कहीं भी चले जाएं जैसे EU में है। तो ये एक उस डायरेक्शन में जो है लेके जाया जा रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो एक मुश्तरका काविश है तमाम स्टेक होल्डर्स की, जो मैं आपसे कह रहा था कि जिसमें आप ये तमाम इदारे और तमाम उससे मुतल्लिका जो ब्यूरोक्रेसी भी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी, साबका जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें इसका इनिशिएशन हुआ था, लेकिन ये कि जो हमारी मौजूदा इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने भी उसमें जो है शहीद की है। और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वो नज़र आता है कि वो इस मैसेज को जो है वो दुनिया में लेके जा रहे हैं।
लेकिन ये पैसे फौरन अभी नहीं आ जाएंगे कि जी सुबह जो है ये पैसे आ जाएं। अच्छा। इसके लिए अभी बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारे और प्रोसेसेस और आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान पेश करेगा कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो फैसला किया जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए वो कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। सही। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो बेस बना रही है ये निगरान हुकूमत, जो इस वक्त ग्राउंड तैयार कर रही है, इसका फायदा फिर दरअसल आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट को होगा, चूंकि ज़ाहिर 2 से 3 माह या 4-6 माह का वक्त तो लग ही जाएगा ये इन्वेस्टमेंट आने में। हाँ, लेकिन ये आप इसको जो है होराइजन इसका ये ना समझेंगे जी ये 2-3 साल का होराइजन है, एक्चुअली ये 10 साल का पूरा प्रोग्राम है। अच्छा। जिसमें आप के पास जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी तमाम, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो चंद सालों पे बना के आप पॉलिसी नहीं दे सकते, आपको एक डायरेक्शन लेने की जरूरत है। आप देखें ना 92 के अंदर इंडिया के अंदर एक डायरेक्शन सेट हुई मनमोहन साहब की गवर्नमेंट के वक्त में, और आज तक जो है 30 साल गुजर गए हैं, वो तमाम जो भी आने वाली साहब गवर्नमेंट है उनके बाद रही, उन्होंने सब ने फिर यही किया कि आप उसी पॉलिसी को जो मनमोहन की पॉलिसी थी उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहे। तो अभी हमारे पास रिफॉर्म्स की जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये सारी रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद हम एक डायरेक्शन की बात कर सकेंगे कि आने वाले फवाइद जो है वो कैसे हासिल होंगे। IMF भी तो यही कहती है कि जी आप अपने यहाँ अपनी रिफॉर्म जो है वो कीजिए, अपना टैक्स टू GDP का रेशियो आप बढ़ाइए, आप अपने पास जो है जो आपकी जो लॉस मेकिंग कंपनीज आपने पब्लिक सेक्टर में रखी हुई हैं उनसे आप जो है छुटकारा हासिल कीजिए, और अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको नीचे लाने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसके अलावा जो है अफरीत हमारे पास इन्फ्लेशन का भी जो है वो भी बदकिस्मत से गुज़िश्ता चंद वर्षों से ये IMF की जो टेक्निकल टीम यहाँ मौजूद थी पाकिस्तान में, वो एक हफ्ते और यहाँ क़याम कर रही है, तो इस दौरान अब जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है FBR की, ये इस वक्त कितनी अहमियत की हामिल है इस मौजूदा सूरत हाल में? और फिर ये जो IMF बोर्ड का इजलास है अब वो 14 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन उसके शेड्यूल में पाकिस्तान का केस ही शामिल नहीं है, तो ये जो 7 दिसंबर तक इम्कान जाहिर किया जा रहा था, $70 करोड़ जो आने थे, जो दूसरी किस्त थी IMF प्रोग्राम की, 15 नवंबर को ये स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हो गया था, तो ये अब क्या शकूक व शुबहात पैदा होगा, ये किस्त अब पाकिस्तान को नहीं मिलने जा रही? नहीं, ये तो टेक्निकलिटीज हैं जी, ये जब वो अपने काम करते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद फिर ये एक ज़रूरी नहीं है कि जी अगर 14 तारीख को अभी नहीं आया तो वो नहीं आएगा, वो आ भी जाएगा, वो ऐड भी हो सकता है। और जहाँ तक ये टेक्निकल टीम का ताल्लुक का जो FBR को एडवाइस कर रही है, ये करना तो आपने खुद है ना, आपकी अपनी जो यानी FBR है, जो आपके अपने अफसरान हैं, उन्होंने करना है। वो तो एक आपको डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तरीके से जो है दूसरे ममालिक में जो है वो किया गया है और वहाँ कामयाबी हासिल हुई है। IMF कोई आपको जो भी चीज कहता है वो उसने खुद तो नहीं करनी तो आपके अपने लोगों ने है, और अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है कि आपके पास जो है वो टैक्स टू GDP जो है वो 15% तक पहुंचा दिया जाए? इसमें क्या बुराई है कि आपके पास जो भी लोग एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसका एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें पता चल सके कि ये जो इसकी इनकम है उसके मुकाबले में इसके खराजात जो हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कोई अगर एयरलाइन का टिकट खरीदता है या किसी होटल में पेमेंट करता है या कोई और उसका ऐसी अदायगियां हैं जो कि उसको एक सिस्टम के तहत मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे टैक्स बेस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आगे चल के हमें बेस मिलेगी कि हमारे यहाँ अगर हम जाएंगे किसी स्टेज पर जाके VAT के लिए, तो वो हमारा VAT का बेस जो है वो उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हमारे पास ये पूरा डेटा जो है उसको एक दूसरे के साथ हम मिला सकें। सही। तो ये एक बहुत अहम कदम है। नासिर साहब, जो मैक्रो लेवल पर जितने भी बड़े बड़े इक़दाम उठाए जा रहे हैं मईशत की को मुस्तहकम करने के लिए, ये तो बड़े काबिल तहसीन है, लेकिन ये इसके साथ साथ जो एक इन्फ्लेशन का बढ़ता हुआ सिलसिला है, इसको ये इस वक्त इस निगरान हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, चूँकि इसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है ना निगरान हुकूमत, और आने वाली हुकूमत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल इस वक्त लग रहा है मामला? जी, ये हम इस वक्त इन्फ्लेशन के स्पाइरल में जो है वो मौजूद है, लेकिन ये है कि जो गैस प्राइसेस की जो इम्पैक्ट आनी थी वो इस महीने आ चुकी है, और अब आने वाले महीनों के अंदर जो है ये इन्फ्लेशन का प्रेशर कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ आप देखिए कि हमारा जो एक सर्कुलर डेट है, जो वो इन्फ्लेशन जो है उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे पास लॉस मेकिंग कंपनीज और जो हमारे पास जो अपनी इस नौयत की सर्कुलर डेट है, और प्लस जो हमारे पास एक इंपोर्ट पुश के ज़रिए हमने इन्फ्लेशन अपने पास जो है वो
जो गैप क्रिएट कर दिया था चंद बरस पहले, वो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उसमें इन्फ्लेशन कभी भी फौरन नहीं नीचे आता, इसके लिए आपको 1-1.5 साल का वक्त जो है वो दरकार होगा, जिस वक्त जाके ये इन्फ्लेशन फिर जो है सिंगल डिजिट तक पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अली शाह बुखारी साहब, चेयरमैन KSB ग्रुप, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद। बढ़ती हुई महंगाई यकीनी तौर पर न सिर्फ इस निगरान हुकूमत के लिए चैलेंज है, बल्कि आने वाली हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा, और अब इसका असर चाय पर भी पड़ने लगा है। अब आवाम में मकबूल चाय भी पहुँच से दूर होने लगी, और मार्केट में चाय की कीमत में कितना इजाफा पिछले कुछ अरसे में देखा गया है। एक मुख्तसर रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आएंगे। ज़ीशान मकसूद साहब, साबिक सदर FPCCI स्टैंडिंग कमेटी फॉर टी ट्रेड के, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। तो कुछ ही महीनों में चाय की कीमत में एक बड़ा इजाफा देखा गया है। ज़ीशान मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब ये पाकिस्तान चाय दरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। यहाँ हम देखते हैं कि हर दिन में कई मरतबा एक घर में चाय पी जाती है, आदतन भी ज़रूरतन भी। ये जो पाकिस्तान में चाय काश्त की जाती है, तो इसको अब आलमी सतह पर भी पजीराई मिलने लगी है, क्या इस सूरत हाल है? देखिए जी, बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो चाय काश्त की जाती है ना, वो इतनी है ही नहीं, उसकी क्वांटिटी इतनी है ही नहीं। वो इतनी है, मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट जो है ना, जैसे एक होटल जो है, एक चाय का होटल या 2 चाय के होटल जो कराची में है, उनकी जितनी कंजम्पशन है उतनी ही काश्त होती है। अच्छा। तो पहले तो हम उस सतह पर आए कि जहाँ पे वो उस लेवल को अचीव करें कि जितनी हमें जरूरत है, या प्रोडक्शन हमारी इतनी हो। हमारी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है, तो ज़ीशान साहब, ये पिछले से भी अगर हम महंगाई देखें तो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में अभी चाय की पत्ती की कीमत में कोई 20 से 30% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ये इसकी क्या वजूहत हैं, चाय की पत्ती की कीमत बढ़ती जा रही है? देखें, इसकी 3 वजूहत हैं। 20 से जो 30%, एक तो सबसे बड़ा डॉलर इंपोर्ट का रेट है कि जो डॉलर के रेट में जितनी फ्लक्चुएशन आई है, उसकी वजह से चाय की कीमतें बढ़ी हैं। अच्छा। दूसरी जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि जो चाय जो बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक एनोमली है, MRP वसूल करती है। वो MRP है 30% वैल्यू एडिशन करके गवर्नमेंट इसके ऊपर पे, जबकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इससे ली जाती है, जबकि रॉ मटेरियल के ऊपर MRP नहीं ली जाती, जब तक कि वो चाय मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चाय होती है वो आपस में ब्लेंड होती है, उसके बाद वो पैकेट बनता है, तब एक MRP निकलती है। एक दूसरी वजूहत ये है। और जो तीसरी जो सबसे अहम वजूहत है वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो फाटा के अंदर में एग्जेम्पशंस दे दी हैं, जिसकी वजह से 40% उनको जो है वो रेट कम पड़ता है। 40% ड्यूटी टैक्सेस उनके ऊपर नहीं वो पे करते, जो कराची का इंपोर्टर पे करता है। तो वो क्या करते हैं कि वो वहां पे जो कीनिया में हर हफ्ते जो ऑक्शन होती है, उसके अंदर में वो प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्राइस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उनको बचत होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे अगर 1 करोड़ का कंटेनर आता था तो उसमें 40 लाख रुपए उनको बचते थे, तो अब वो उसकी कीमत उन्होंने डबल कर दी है वहां पे। यानी कि जो चाय हम $3.25 में लेते थे, वो $4.25 या $4 की हो गई है। अच्छा। जिसकी वजह से आवाम को तो महंगी से महंगी होती चली जा रही है आवाम के लिए पत्ती। और वो जो हज़रात हैं जो कि उस के अंदर में वो माल मंगाते हैं और गवर्नमेंट की टैक्स की चोरी होती है, उनकी बचत 40 लाख से 80 लाख हो गए। आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट का ज़र मुबादला भी इस सूरत में ज्यादा जाता है। जो $2.5 की चाय है, क्योंकि इस दफा कीनिया में बम्पर क्रॉप है। मतलब चामदाद है, इसको अगर आप रवा माली साल के पहले 4 माह के इसके आदाद शुमार देखें तो ये सालाना बुनियादों पर 27% बढ़ी है, इसमें इजाफा हुआ है। इसके बावजूद भी एक्सपोर्टर्स को हुकूमत से शिकायत है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, ये जो 27% इजाफा देखा गया है, मैंने आपसे अर्ज की कि जो ना, जो हमारे यहाँ फाटाफाट देखें, चाय के ऊपर जो ना तकरीबन 53 से 56% टैक्सेस है ना, जो लीगल इंपोर्ट होती है कराची के थ्रू। अब यही एग्जेम्पशंस जो है ना फाटा के लिए गवर्नमेंट, हालांकि वहाँ पे सिर्फ 4 मिलियन की आबादी है, अगर गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पे एग्जेम्पशन देनी भी तो 4 मिलियन का कोटा मुकर्रर कर देते कि भाई 4 मिलियन किलोग्राम चीज टी जो है वो सालाना जाएगी, या 6 मिलियन किलोग्राम जाएगी। अब सारी चाय जा रही है फाटा के लिए। अब वहां पे लगी हुई है रेस, हर आदमी इतनी ज्यादा बचत है, कौन से कारोबार में इतनी बचत है कि 40% मुनाफा हो रहा है। तो ठीक है ज़ीशान साहब, ये मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रांडेड पत्ती है वो 1600 रुपए फी किलो से भी बढ़ चुकी है, कहीं 1700 तक भी पहुंच चुकी है। खुली पत्ती भी अब ये 1400 रुपए फी किलो की कीमत को क्रॉस कर चुकी है। अब ये इन कीमतों में आने वाले दिनों में मजीद कितना इजाफा मजीद हो सकता है? ये कहां जाकर रुकेंगी? देखिए जी, सीजन का टाइम है, क्योंकि आपको होता है विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, और इम्कान यही है जिस तरह से फाटा वाले बाइंग कर रहे हैं और
जो छूट वाले एरिया हैं वो बाइंग कर रहे हैं, तो ये मजीद 10 से 15% और इजाफा हो जाएगा, यानी कि 100 से 150 रुपए किलो और इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक सदर FACCI मौजूद थे और बता रहे थे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, चाय की कंजम्पशन बढ़ चुकी है, कीमत आगे भी जा सकती है और डॉलर अगर आगे गया तो फिर ये मजीद महंगी होगी और कीमतें आटे की भी बढ़ रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आटे की बढ़ती कीमतों से मुतालिक क्या तासुरात जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं, ये देखिए। हर चीज़ महंगी है, बस अल्लाह उनको हिदायत जो हमारे सरबराह ऊपर बैठे हैं और उनको ये हिदायत है सिंध की तरफ से कि गरीबों के बारे में थोड़ा सोचे। मुसलसल ये पहली मरतबा नहीं बढ़ रहा, मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं। इससे पहले आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी जा रही है। आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है। ये महंगाई बढ़ रही है, हमारी तनख्वाह वही की वही है। प्राइवेट वाले जो हैं 25-30 हज़ार वाले कमाने वाले, वो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। हर चीज़ लेने जाओ तो रोज़ नया रेट मिल रहा है, तो इस तरीके से हुकूमत को चाहिए अपना इसके ऊपर एक्शन ले, क्रैक डाउन करे और मिलों को और गंदम के ऊपर जो है वो क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू करे। मजदूर बंदा यही है जो भी माना, अभी मैं आटा लेने आया था 100 पहले 40 रुपये चल रहा था, अभी 160-150 रुपये तक हो गया है। आटे का सही इस टाइम पे ये हालात चल रही है कि गवर्नमेंट का रेट तय हुआ था 1200 रुपये, अब ये 12.5 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 14, कोई 1500 भी चल रहा है, कोई एक रेट नहीं चल रहा आटे का। इस टाइम बेचारा गरीब आदमी देखो लेने के लिए परेशान है। आटे की प्राइस जो है वो तो नहीं बढ़नी चाहिए, जैसा कि बाकी जो हम यूरोपीय कंट्रियों की अक्सर मसालें देते रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो हैं वो डबल रोटी और अंडे की प्राइस जो है वो नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक खाना है और अगर इसकी प्राइस ही हमने बढ़ा दी तो लोग खाएंगे कहाँ से। आगे इतनी महंगाई है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई करने से इसके रेट कम करें। और देखें ना आजकल तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे मिलों वाले, तो ये सारा निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह पेट्रोल की कीमतों में ये कमी की है, इसी तरह से इनको चाहिए कि आटा और राशन की कीमतों में, सब्जियों में, इन चीज़ों में इनको कमी करनी चाहिए। तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, मुआहदे भी हो रहे हैं, माशी अशारिये मुस्बत सिमत में भी जा रहे हैं, हर तरफ एक पॉजिटिविटी की फ़ज़ा है। लेकिन एक आम आदमी अभी भी महंगाई से परेशान है। ये महंगाई न सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमतों के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है, बल्कि इस निगरान हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं आ रही और आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए भी हम देख रहे हैं कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले को भी संजीदगी के साथ हल करेगी, एक आम आदमी की मुश्किल से मुतालिक सोचेगी और आने वाले दिनों में महंगाई का जो ग्राफ है वो भी हम नीचे आता देखेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।